हेलो स्टूडेंट। आज आइए हम बात करते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग के बारे में कि इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग क्या होती है और इसका एप्लीकेशन क्या है, लाइक एसोसिएशन, डिसोसिएशन, सॉल्युबिलिटी, एमपी एंड बीपी। और हम बात करते हैं कि इसकी फिजिकल स्टेट के ऊपर, वोलेटिलिटी के ऊपर, ये सारे तमाम जो एप्लीकेशन या फैक्टर्स से जो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग के द्वारा कंट्रोल होती है, आज ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, जो कि आईआईटी और जेईई के लिए तो खास इंपॉर्टेंट होती है। जो एच बॉन्ड होती है, अगर आपने मेरे इस एच बॉन्ड से रिलेटेड अगर पहली वीडियो नहीं देखे, मेरे डिस्क्रिप्शन में जा करके आप वो लिंक को क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप जो जनरल कंसेप्ट, जो बेसिक थिंग है एच बॉन्ड के बारे में, पहले आप उसको देख लीजिए और उसके अगले जो वीडियो है नेक्स्ट जो है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग के बारे में आप देख लेना है, तभी आपको समझ आएगा। आइए हम बात करते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग जो है, इससे एक बार एच बॉन्डिंग के ऊपर मोस्टली एक क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है कि जेईई या नीट में आ सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कि ये इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होता क्या है। उससे पहले जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं हूँ डॉक्टर प्रदीप जैन और मेरा चैनल जो यूट्यूब चैनल है डॉक्टर प्रदीप केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलना। आइए हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। बच्चे, आप जब स्कूल में पढ़ते हो या किसी भी, आप हो सकता है 11th में हो या 12th में हो या जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हो, लेकिन जब आप गेम्स की बात करते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं आपको वहां लेके जाता हूं, जब क्लास में या दो सेक्शन के बीच में होते हैं या दो डिफरेंट स्कूल के बीच में होती है कंपटीशन, उसको हम कहते हैं इंटर स्कूल कंपटीशन। एक होती है, एक होता है इंट्रा स्कूल कंपटीशन। उसी को आप कंपेयर कर लीजिए, जब दो डिफरेंट स्कूल के बीच में होते हैं दैट इज कॉल्ड इंटर स्कूल है। जैसे किसी भी दो डिफरेंट स्कूल है, अगर विद इन द सेम स्कूल है दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्कूल कंपटीशन है। इन द सेम वे today we have to discuss about the intermolecular H bonding। ना intermolecular H bonding होता क्या है, ना दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जब H बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। सपोज एक मॉलिक्यूल A है और अनदर मॉलिक्यूल B है, और इन दोनों के बीच में क्या होती है ना, जब H बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तब उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग कह सकते हैं। या यहां पर हम कह सकते हैं कि ए और ए के बीच में जब एच बॉन्ड होती है तो भी दिस इज ऑल्सो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। सो बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है दो डिफरेंट के बीच में भी हो सकता है और दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकता है, बट दो अलग अलग होना चाहिए, दो डिफरेंट होना चाहिए। ये हमेशा आप अपनी माइंड में क्या करना है, सेट करना है। इंटर वर्ड का मतलब है दो डिफरेंट है, दो डिफरेंट के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। आइए हम बात करते हैं आगे ना इंटरमॉलिक्यूलर जो एच बॉन्डिंग। इससे पहले अगर आपको एच बॉन्डिंग के बारे में नहीं पता है तो आप जरूर मेरे पहले वीडियो को डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके क्लिक करके देख लीजिए, तभी जाके आपको ये समझ आएगा कि इसकी जो कंडीशंस वगैरह मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा हूं। आइए हम बात करते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग के लिए मैं बेसिक चीज एक बता देता हूं। जो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन होती है और अनदर मॉलिक्यूल का क्या चाहिए आपको, ना फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो। इसका कंडीशन में पहले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं कि एक मॉलिक्यूल है, ये वन है, दिस इज अनदर है। सो एक का हाइड्रोजन हो और दूसरे का इधर फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इस सारे मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं। मैं सिर्फ आज फोकस करता हूं इस वीडियो में आपको इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग के बारे में। आइए हम बात करते हैं बच्चों कि ये जो है दो सेम के बीच में होती है या दो डिफरेंट के बीच में भी ये बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है। तब हम बात करते हैं भाई जो सेम क्या क्या हो सकता है ना, जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकता है ना, बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल्स, दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकता है, या बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, इस तरह से आप कह सकते हो। लेकिन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में भी ये एग्जिस्ट कर सकता है। अगर मैं बात करता हूं ना, इसकी एग्जांपल क्या है, सेम क्या है ना, HF है। मैं बात करता हूं
ना H एंड F के बीच में एक मॉलिक्यूल है और इसके अंदर क्या होती है ना कोवैलेंट बॉन्ड होती है। H और F के बीच में क्या कौन सा बॉन्ड है ना दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड है, दिस इज अनदर HF मॉलिक्यूल है और यहाँ पर भी सेम कोवैलेंट बॉन्ड है, बट इन दोनों के बीच में एक का फ्लोरीन और दूसरे का हाइड्रोजन के बीच में जो बीच में है दैट इज H बॉन्ड है और इसी को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ये बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल है और सिमिलरली आप अदर एग्जांपल्स ले सकते हैं वाटर H2O के और H2O के बीच में हो सकता है, लाइक कैसे ना वाटर एक ऐसा मॉलिक्यूल है लाइक O माइनस और H प्लस। सिमिलरली अनदर जब हम देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल है ये भी H प्लस और O माइनस। सो ये दोनों क्या है ना एक वाटर का ऑक्सीजन है दूसरे का हाइड्रोजन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है। सिमिलरली बच्चों और दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ NH3 है जो अमोनिया होती है और दूसरे अमोनिया के बीच में भी ये क्या होता है ना इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है। ना कैसे होता है मैं आपको ये बताता हूँ ना NH3 है ना N3H है और हियर आल्सो वी कैन सी दैट दिस इज आल्सो NH3 है और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ। सो बच्चों आप देख सकते हैं कि हमेशा जो है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग क्या होती है ना यहाँ पर हम बात करते हैं कि दो डिफरेंट के बीच में फॉर्मेशन हो रहे, दो डिफरेंट के बीच में जो फॉर्मेशन होता है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। हियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जहां पे H बॉन्डिंग होता है। आइए हम बात करते ना ये डिफरेंट के बीच में भी H बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है ना, जैसे A और B के बीच में, जैसे इस टाइप की मैंने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। आइए हम बात करते A और B टाइप के बीच में कैसे H बॉन्ड फॉर्मेशन होता है या इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होती है ना, उसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ ना। वाटर एंड अल्कोहल ROH, दिस इज अल्कोहल है एंड दिस इज वाटर है H2O है और हियर वाटर है हियर अल्कोहल है। सो यहाँ पे अल्कोहल का O माइनस यहाँ पे H प्लस, तो इनके बीच में जो डॉटेड लाइन है इट इज आल्सो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है। सो आपको ये समझ आ गया होगा। सिमिलरली ये आप और एक एग्जांपल ले सकते हैं है कि नहीं, दिस इज टू डिफरेंट के बीच में और हियर जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ बता दिया है ये बिटवीन द सेम इन बिटवीन द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है। आइए हम बात करते हैं कि और किसी टाइप का NH3 एंड वाटर यू कैन आल्सो टेक, जो दो डिफरेंट टाइप है ना NH3 एंड वाटर के बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो सकता है। तो इसलिए आइए हम बात करते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग क्या हुआ ना, इट इज ऑफ टू टाइप्स हो गया, डिवाइडेड हो गया बिटवीन द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। आइए हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग ना। H बॉन्डिंग का एप्लीकेशन क्या है ना, इसका क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में अभी हम देखेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि इसका एप्लीकेशन जब हम बात करते हैं पूरी ऑर्गेनिक में या इनऑर्गेनिक में, इसका जो एप्लीकेशन है बहुत ही ज्यादा होती है। आप ऑर्गेनिक में एवरी चैप्टर में और एवरी स्टेज में आप H बॉन्डिंग का एप्लीकेशन को देख सकते हैं। अगर आपको ज्यादा पता नहीं है तो आप जरूर इसमें ऑर्गेनिक पढ़ने के टाइम या इनऑर्गेनिक में कुछ चैप्टर्स में इसकी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। तो अगर आप H बॉन्ड के बारे में अच्छी तरह से आपको आइडिया होगी तो आप वहां पर रीजनिंग क्वेश्चन जो है या इसको समझने के लिए जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया या एनी अदर रीजनिंग क्वेश्चन है तो वहां पर या एसिडिटी या बेसिसिटी ये सारे चीज को आपको समझने में आसान हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। एप्लीकेशन में हम बात करते क्या होता है, जस्ट आई राइट हियर द हेडिंग applications, you can notate this for your reference, application of intermolecular H bonding। बच्चों ध्यान से देखना है कि एप्लीकेशन में क्या होते हैं ना,
इसके नेक्स्ट जो वीडियो में वहां पे इंट्रा के बारे में बात करूंगा, बट अभी सिर्फ इस वीडियो में आई जस्ट फोकस अपन ओनली द एप्लीकेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग है। वो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग का पहला जो एप्लीकेशन है वहां पे हम देखते हैं कि डिसोसिएशन के ऊपर क्या इफेक्ट है, किसके ऊपर ना, अंदर डिसोसिएशन जब होती है ना वहां पर ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि व्हाई KHF2 एग्जिस्ट। ध्यान से सुनिए, KHF2 एग्जिस्ट है एंड KHCl2 Br2 या I2 डज नॉट एग्जिस्ट है। KHCl2 KHBr2 एंड KHI2 ये वेरी जो 11th के बच्चे होते हैं स्कूल वाले ज्यादातर इस क्वेश्चन को दे देते हैं, लेकिन ये कहीं पर भी जेई या नीट या IIT कहीं पर भी आपको पूछा कि अदर इंजीनियरिंग या मेडिकल एंट्रेंस में इसको पूछा जा सकता है, आपको रीजन पता होनी चाहिए। ये डज नॉट एग्जिस्ट। चाहे हम बात करते हैं ऐसा क्यों हुआ है ना, KHF2 एग्जिस्ट कैसे किया है ना, इस वजह से अगर मैं इसको स्प्लिट कर देता हूं KHF2 को ना, एक आयनिक कंपाउंड हो जाता है ना, इट स्प्लिट इनटू K प्लस एंड HF2 माइनस। अगर मैं KCl2 को स्प्लिट करता हूं ना, K प्लस एंड HCl2 माइनस, सो व्हाई दिस इज एग्जिस्ट, व्हाई दिस कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये सवाल हमारे सामने है, ये क्यों एग्जिस्ट करता है और ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको क्या करना है, अभी थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना, क्या है ना, बेसिक थिंग मैं बताता हूं ना। क्लोरीन और फ्लोरीन में क्या होता है ना, फ्लोरीन H बॉन्ड बना लेता है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। एंड दूसरी बात होती है, जब स्मॉल साइज के साथ वो H बॉन्ड बना लेता है तो उस कंडीशन में क्या होती है ना, जो HF2 माइनस है ना, ये बेसिकली ज्यादातर क्या होते हैं ना, HF मॉलिक्यूल इस फॉर्म में होती है, H और F। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी अपने कंसेंट्रेशन को यही बना के रखना है, दैट इज F माइनस एंड H प्लस। सो ये जो H बॉन्ड होती है फ्लोरीन के हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ये वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्या हो जाता है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है पर H बॉन्ड है, बट फिर भी एज कंपेयर टू क्या है, इट इज हाईली स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से। इसलिए ये क्या करता है, जब वो ब्रेक होती है ना, इस टाइप से ब्रेक होती है ना, H प्लस HF2 माइनस फॉर्म में। ध्यान से देखिए, जो ये आपको मैं कंटेंट बता रहा हूं, अब बड़े बड़े कोचिंग में भी चले जाएंगे, ये इतने डिटेल्स में इतनी नहीं बताते हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो इसलिए आप जरूर इसको ध्यान से देखिए, और इतने आसानी से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसलिए मैं आपको बताता हूं। मैं अपनी 16 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके सामने रखता हूं। बिल्कुल भी क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आपको पूरे इस टॉपिक के ऊपर जितने भी चीज आपको सारे समझ आ जाएगा। आइए हम बात करते हैं ना, H प्लस एंड HF2 माइनस है, तो इस वजह से H बॉन्ड की वजह से ये जो है HF2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बट इन केस ऑफ अदर कंपाउंड्स अगर मैं बात करता हूं KHCl2 की, KHBr2 की, KHI2 की, उन कंडीशन में H बॉन्ड नहीं होता है। जब H बॉन्ड नहीं होता है उस कंडीशन में क्या होगा ना, ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। इट इज क्लियर। आइए हम बात करते हैं कि दूसरे जो है एप्लीकेशन या दूसरे जो इफेक्ट हम कह सकते हैं, यू कैन से दैट इफेक्ट ऑफ, यू आल्सो कह सकते हो इफेक्ट एप्लीकेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। आइए हम बात करते हैं एसोसिएशन की बात करते हैं। दिस इज द सेकेंड पॉइंट है। सो आई जस्ट बिलीव दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, यू मस्ट एंजॉय दिस टॉपिक है। आप इस टॉपिक को एंजॉय कर पाए होंगे, और ताकि आपकी जो है आगे की जो है कैरियर है, आपकी जो आने वाले दिन अच्छा हो सके। आइए हम बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट, दैट इज डिसोसिएशन। सॉरी, so now it is association. First one is dissociation, next second point is association. अगर association की मैं बात करता हूं ना,
एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, अदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे HF की मैंने बात किया, या आपकी NH3 की बात किया, या H2O की बात किया, वहां पर बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपने साथ जो क्या करते हैं ना, एसोसिएट हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत लंबा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, जैसे मैं फर्स्ट वीडियो में कह चुका हूं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वो क्या करते हैं ना, आपस में एसोसिएट हो जाते हैं। जब आपस में एसोसिएट हो जाते हैं उस कंडीशन में एक लंबा मॉलिक्यूल से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। बट अगर मैं बात करता हूं कि एसोसिएशन की, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करता हूं, RCONOH, तो इस कंडीशन में क्या होता है ना, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो अपोजिट पोजीशन में मैंने इनको अरेंज कर दिया हूं, और यहाँ R है, तो दिस इज वन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज अदर कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इन दोनों के बीच में क्या होती है ना, H बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। सो जब H बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एसोसिएशन होती है। एसोसिएशन की दो मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट होने के लिए मर्ज हो जाते हैं। दो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, यहाँ पे मर्ज हो जाते हैं। जब दोनों मर्ज हो जाते हैं उस कंडीशन में हम देखते हैं दे फॉर्म ए डाइमर, बट दो मर्ज हो जाना, क्लियर। सो दे फॉर्म ए डाइमर। तो डाइमर जो फॉर्मेशन करते हैं उससे क्या होता है ना, एसोसिएशन की वजह से इनकी मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट जो है बढ़ जाती है। मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाती है ना, इनकी मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज, यू कैन से डबल, क्योंकि दो जुड़ जाने की वजह से इनकी मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है ना, जस्ट डबल हो जाती है। तो इसलिए आइए हम बात करते हैं थर्ड जो है इफेक्ट है, दैट इज व्हाट, दैट इज योर सॉल्युबिलिटी, दैट इज व्हाट, दैट इज सॉल्युबिलिटी। सो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग का सॉल्युबिलिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, या क्या इफेक्ट है, या इसकी क्या अप्लाई होती है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग सॉल्युबिलिटी के साथ, इस सारे चीज को आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, या बता रहा हूं आपको। बिल्कुल भी आप बिल्कुल अपने कंसंट्रेशन को यहीं पर बना के रखना है। हम थर्ड पॉइंट में जो बात करते हैं दैट इज सॉल्युबिलिटी। बिल्कुल 7 पॉइंट है, आप बिल्कुल भी एंड तक इस वीडियो को देखना है ताकि आपको समझ आ जाएगा। सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि सॉल्युबल होना है। सॉल्युबल होना है मतलब सपोज हमने आयनिक कंपाउंड, अगर मेरे आयनिक कंपाउंड्स की वीडियो आप देखेंगे, NaCl जो होती है वो वाटर में क्या होता है ना, सॉल्युबल होता है ना। वहां पर क्या कंसेप्ट यूज होती है, बट यहाँ पर क्या कंसेप्ट ना, आयनिक कंपाउंड में क्या होती है ना, उस कंडीशन में आपकी जो है ना पोलर कंपाउंड्स होने की वजह से वो पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, बट लाइक डिसॉल्व लाइक है। बट मैं यहां पर बात करता हूं कि कुछ चीज होते हैं ना, सॉल्युबिलिटी दो रीजन की वजह से हो सकता है। जहां पर आप सॉल्युबिलिटी की वर्ड सुनते हो वहां पर टू थिंग्स को आप सोचना है। वन इज लाइक डिसॉल्व लाइक वाला कंसेप्ट है, सेकेंड वन इज दैट इज H बॉन्डिंग है। अगर कहीं पर भी आपको सवाल आ जाता है, क्वेश्चन पुट अप होती है सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है, आप दो चीज को सोचना है। क्या करना है, टू थिंग्स को सोचना है। क्या है, वन इज ना लाइक डिसॉल्व लाइक वाला कंसेप्ट है, इसमें मैंने बताया था कि पोलर मॉलिक्यूल पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। बट लेकिन मैं आपको यहाँ दूसरी चीज के बारे में बताता हूं ना, कुछ जगह में क्या होती है ना, H बॉन्ड की वजह से भी सॉल्युबिलिटी होती है। आइए हम बात करते हैं ना, जो कंपाउंड है, लेकिन कंपाउंड्स यू कैन राइट इट, कंपाउंड्स व्हिच मेक H bonds with water are soluble in कंपाउंड्स which makes H bond with water, जो कंपाउंड वाटर के साथ H बॉन्ड बना लेते हैं वही सॉल्युबल होते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर और सोचना है ना, कैसे होता है ना, ये H बॉन्ड जो बनाते हैं उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ता है, मैं यहाँ पे बताता हूँ।
ना वहां पर हम देखते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते थे या नहीं होते थे ना, नहीं होते थे, क्योंकि वाटर पोलर है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते जो नॉन पोलर होते। बट यहाँ पर एक अनदर फैक्टर है जो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग है। आइए हम बात करते हैं ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, व्हाट ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर soluble in water because they form H bond with, सो जो कंपाउंड है वाटर के साथ H बॉन्ड बना लेते हैं, वो वाटर के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं ना। मैं एग्जांपल आपको बताता हूं ना, आप लिख सकते हो अल्कोहल है, ईथर है, ऑल दिस कंपाउंड्स क्या करते हैं ना, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, ये सारे क्या करते हैं ना वाटर के साथ H बॉन्ड बना लेते हैं। जब वाटर के साथ H बॉन्ड बनाते हैं दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर है। तो आइए हम बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी हम देखते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल वाटर के साथ अगर H बॉन्ड बना लेता है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाता है। बट जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो जनरली क्या करते हैं ना नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होते हैं। बट यहां पर हम बात करते हैं अगर वो वाटर के साथ या H बॉन्ड बना लेते हैं तब उसके अंदर भी ये क्या करते हैं ना सॉल्युबल हो जाते हैं। बट कुछ ऐसा है ना, जैसे अल्केन की मैं बात करता हूं ना, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इस सारे क्या होते हैं ना, ये वाटर के साथ क्या करते हैं H बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, तो इस वजह से क्या करते हैं दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर ना। क्या होता है यहाँ पे, डू नॉट फॉर्म H bond with water, so they are insoluble in water। so ये जो कंपाउंड है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, वो क्या करते हैं वाटर के साथ H बॉन्ड नहीं बनाने की वजह से सॉल्युबल नहीं होते। मैंने आपको दो एग्जांपल यहाँ पे कंपैरेटिवली बता दिया कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या करते वाटर के साथ H बॉन्ड बनाते दे आर सॉल्युबल इन वाटर, जो मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ H बॉन्ड नहीं बनाते दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। आप इसको माइंड में रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आइए हम बात करते कुछ एक और एग्जांपल की मैं बात करता हूं ना, दैट इज व्हाट ना, मैं आपको ये बताता हूं कि ना एक कंपाउंड सपोज है कि डाइमिथाइल ईथर है, डाइमिथाइल ईथर। आप ध्यान रखिए कि सॉल्युबिलिटी के ऊपर भी कुछ ना कुछ और भी टेक्निक होती है जो इसको कंट्रोल करता है। मैं दो कंपाउंड की आपके पास नाम रखता हूं, एग्जाम्पल की तौर पे बताता हूं। वन इज डाइमिथाइल ईथर एंड अनदर वन इज डाई इथाइल ईथर। सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना, डाइमिथाइल ईथर जो है हाईली सॉल्युबल हो जाएगा, बट जो डाई इथाइल ईथर है वो क्या करेगा थोड़ा लेस सॉल्युबल होगा ना। ऐसा क्यों है, डाइमिथाइल ईथर जो होता है CH3 वो CH3 है, पर डाई इथाइल जो होता है C2H5 वो C2H5 है। सो दिस इज डाई इथाइल, दिस इज डाई मिथाइल है। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होता है ना, इसके पास बल्की ग्रुप या हाइड्रोकार्बन पार्ट कम है, लेस बल्की। तो लेस बल्की होने की वजह से इनके साथ जो H बॉन्ड होगी वो स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी ना, डाई इथाइल ईथर है, दिस इज डाई इथाइल और ईथर है। सो इससे इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑफ लेस बल्की ग्रुप है। इसलिए आपको ध्यान रखना है जहां पर अरेंजमेंट आता है सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है, आपको हाइड्रोकार्बन पार्ट, दिस इज कॉल्ड कार्बन है, तो इसलिए हाइड्रोकार्बन पार्ट है उसमें कार्बन या मॉलिक्यूलर वेट या साइज को जरूर आप देख लेना है। आइए हम बात करते हैं कुछ और चीज की मैं बात करता हूं, इसमें सॉल्युबिलिटी का कंपैरेटिव क्वेश्चन कैसे कैसे आता है मैं ये बताता हूं आपको। इसको जस्ट मैं इरेज कर रहा हूं इस समय, आप ध्यान से इस सारी बातों को नोट कर लीजिए। अगर आप इस समय
नोट कर लेंगे तो आगे के लिए ये काम की बात बन जाएगी। आइए हम बात करते हैं ना कैसे ना नेक्स्ट एक एग्जाम्पल में आपको बताता हूं। अगर मैं लेता हूं ना कौन सा ना मिथानल CH3OH और मैं बात करता हूं ईथर CH3OCH3, तो इन दोनों में इथानॉल की क्या होगी ना सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा एक ही बल्की ग्रुप है बट यहाँ पे दो बल्की ग्रुप है। क्लियर। और दूसरी बात हम बात करते हैं तो इस वजह से क्या होगा ना H बॉन्ड का स्ट्रेंथ मिथानॉल कंडीशन में क्या होगी ना ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। और एक बात करते हैं, अगर मैं प्राइमरी अमाइन की बात करता हूं RNH2 है, या सेकेंडरी अमाइन की मैं बात करता हूं RNR, दिस इज अगेन H, एंड टर्शियरी अमाइन की अगर मैं बात करता हूं ना RNR, हियर इज आल्सो R। क्लियर। यहाँ पे H नहीं है, तो इन कंडीशन में क्या होगी ना सॉल्युबिलिटी जो है प्राइमरी अमाइन, दिस इज प्राइमरी अमाइन, दिस इज सेकेंडरी अमाइन एंड दिस वन इज टर्शियरी अमाइन। जो तीनों अमाइंस को मैं कंपेयर करता हूं ना इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी ना। क्यों ज्यादा होगी बच्चों, ये ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ H बॉन्ड ऑल्सो सॉल्युबिलिटी को कंट्रोल करता है। सो यहां पर हम देखते हैं प्राइमरी अमाइन में सपोज दो हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसीलिए नंबर ऑफ H बॉन्ड जो है ना यहाँ पे ज्यादा है। किसमें ना प्राइमरी अमाइन में ज्यादा। जब आप अमाइंस पढ़ोगी तो डिटेल में पढ़ोगी कितने H बॉन्ड बनाता है, क्या करता है सारे, बट मैं सिंपली एक बेसिक आइडिया आपको बताता हूं। लेकिन तो नंबर ऑफ H बॉन्ड मोर है, और यहां पर मैं बात करता हूं ना नंबर ऑफ H बॉन्ड वो लिस्ट है, तो इसी वजह से क्या होता है ना, इसलिए इसकी जो है सॉल्युबिलिटी जो है ये बढ़ जाएगा, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा ना इसकी बढ़ जाएगा। आइए हम बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करता हूं। इस तरह से आपको क्या करना है, बिल्कुल भी इसको फोकस करना है आज। लेकिन इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आपको आना चाहिए। आइए हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट है, दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, क्योंकि कई जगह में इसके एप्लीकेशंस होती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सारी चीज आपको एक साथ में अपनी माइंड में एक्यूमुलेट करना है, इसको कलेक्शन करना है, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। आइए हम बात करते हैं ना कैसा ना नंबर थर्ड इज नंबर फोर्थ इज MP एंड BP, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं ना, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाइड्रोजन बॉन्ड से इफेक्टेड होते हैं, पर इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड से इनकी इफेक्ट्स क्या होती है उसके बारे में हम जब बात करते हैं, सबसे पहले मैं देखता हूं कि जब H बॉन्ड होती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है ना बढ़ जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है ना, जब बढ़ जाता है उस कंडीशन में उनको ज्यादा एनर्जी हमें देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जब कहीं भी H बॉन्ड बन गया उसको ज्यादा एनर्जी जब हम देते हैं उस कंडीशन में क्या होता है ना, उसकी MP या BP क्या करता है ना राइज हो जाती है, पर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इनकी जो अट्रैक्शन होती है उसलिए हमें ज्यादा एनर्जी क्या करना पड़ता है ना सप्लाई करना पड़ता है। सो इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग is directly proportional to what ना MP and BP। सो जितना आपका इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा उतनी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ना ज्यादा हो जाएगा। क्यों ना, मोर एनर्जी वन हैव टू सप्लाइड व्हाट ना, मोर एनर्जी वन हैव टू सप्लाई। क्लियर। सो आइए हम बात करते हैं, आगे की बात करते हैं ना, कुछ जगह में आपको मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट की कंपैरिजन की भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैं बात करता हूं ना मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात करता हूं, सपोज मेरे पास है H2O है, NH3 है,
और HF है। तो इनमें सबसे ज्यादा, आइए हम बात करते हैं कि जैसे हम बात कर रहे थे कि वाटर का क्या होता है ना, इसकी वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो भी ज्यादा होता है क्योंकि नंबर ऑफ H बॉन्ड इसमें ज्यादा होती है। बट उसके बाद जो यहाँ पे आप देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केस से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को क्या किया ना, H बॉन्ड को कंट्रोल करने के साथ साथ हम देखते हैं नंबर ऑफ H बॉन्ड जो है यहाँ पे इफेक्ट डालता है। आइए हम बात करते हैं कि कुछ और केस को मैं आपको बताऊंगा, जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, क्या है ना, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। सिमिलरली डाइहाइड्रिक अल्कोहल है एंड ट्राइहाइड्रिक उन तीनों कंडीशन में, थोड़ा सा मैं सही में लिख देता हूं इसको, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाई एंड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, अगर तीनों को हम कंपेयर करते हैं तो किसकी ज्यादा होगी ना, इस कंडीशन में हम बात करते हैं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल की ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसमें 3OH ग्रुप है। कितना OH ग्रुप है ना, 3OH ग्रुप है, और यहाँ पे 2OH ग्रुप है, यहाँ पे ओनली 1OH ग्रुप है। सो जितने ज्यादा नंबर ऑफ OH ग्रुप होगा उतनी ज्यादा H बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इसलिए इसके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल में कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है एज कंपेयर टू अल्कोहल है ना, क्यों होता है बच्चे बताइए ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक होता है अल्कोहल है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होती है ना, RCOH होती है, अल्कोहल जो होता है ये R-OH होती है, क्लियर, ROH आप ले लीजिए। बट इसमें क्या होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ना स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड होती है, क्या होता है ना, स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड, और एक तो डबल होती है, क्या एक तरह से हम कह सकते हैं कि डाइमर फॉर्म में होती है, और इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा हो जाता है। अगर हम बात करते हैं हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 है, वहां पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलता है कि कैसे होती है। यहाँ पे मैं अगर बात करता हूं, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट pH3 से क्यों ज्यादा है, NH3 का बॉइलिंग पॉइंट pH3 से क्यों ज्यादा है, ये कंपैरिजन पूछा जाता है। अगर मैं बात करता हूं NH3 और pH3 तो क्या होती है ना, इसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना, लो होती है ना। क्यों होती है ना, यहाँ पे आपके इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड आ जाएगा, क्या होगा ना, इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड आ जाएगा, बट यहाँ पे नो H बॉन्ड। सिमिलरली H2O का, ये हम ग्रुप 15 की बात करते हैं, जैसे ग्रुप 16 में आएंगे, ध्यान रखिए सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। H2O का ज्यादा होती है एज कंपेयर टू H2S, क्योंकि सेम रीजन है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाती है और इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, बिकॉज ऑफ H बॉन्ड, नो H बॉन्ड। सिमिलरली हम बात करते हैं HF एंड HCl की, अगर मैं बात करता हूं, इसकी ज्यादा होगी, इसकी हाई हो जाएगा, इसका लो होगा HCl का, बिकॉज ऑफ H बॉन्ड। तो ये सारे जो ग्रुप 15, 16 एंड हम 17 की बात करते हैं, इनकी जो हाइड्राइड्स होती है, इनकी बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट H बॉन्ड से कंट्रोल होते बाय इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड इनको कंट्रोल करता है। जैसे हम बात करते हैं HF का हाईएस्ट होती है, बट HCl, HBl, HI से भी ज्यादा हो जाती है। और एक फैक्टर आपको मैं बता देता हूं, वो बॉइलिंग पॉइंट की बात है, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करूंगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इफेक्ट है, दैट इज वोलाटिलिटी। व्हाट है ना, नेक्स्ट जो है, फिफ्थ जो है एप्लीकेशन है, इफेक्ट है, दैट इज वोलाटिलिटी के ऊपर H बॉन्ड का क्या इफेक्ट है। वोलाटिलिटी का मतलब बच्चों
ये आपको समझ आना चाहिए कि वोलाटाइल है। तो ये जो सब्सटेंस होते हैं वो एक तरह की हो सकते हैं, टू टाइप्स के हो सकते हैं, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब होता है जो इजीली वेपर स्टेट को जा सकता है। क्या होता है ना, इजीली गोज टू वेपर स्टेट, इजीली गोज टू वेपर स्टेट। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि वोलाटिलिटी का मतलब है कौन इजीली वेपर स्टेट को जाएगा ना, वोलाटिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। व्हाट ना, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग के साथ ये इनवर्सली, जितना ज्यादा एच बॉन्डिंग होगा उतना वोलाटिलिटी कम हो जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा इनके बीच में। जो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो दे कैन नॉट इजीली गो टू द वेपर स्टेट। आपको समझ आता है कि नहीं वेपर स्टेट होता है क्या? जब पानी को आप गर्म करते हो, बॉईल करते हो, पानी क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स सरफेस छोड़ करके वो ऊपर को जाते हैं। हमें यहाँ पे बॉइलिंग है इसके बारे में नहीं पढ़नी, नहीं तो मैं बता देता आपको डिटेल, बट ओनली वन यहाँ ये क्या करते हैं, सरफेस छोड़ करके, है कि नहीं, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वल होती है तब जाके उनको कहते हैं ये वेपर स्टेट को आएगा, है कि नहीं। वाटर जो है अपने अंदर से निकल करके सरफेस के ऊपर जब वेपर बन के चले जाते हैं तब हम इसको कहते हैं वोलाटाइल। क्या कहते हैं? वोलाटाइल करके इनको हम कहते हैं। तो इसीलिए वोलाटिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट ना, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग ना, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी? अगर मैं ग्रुप 15 का कौन कौन सी एलिमेंट होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सो NH3 का ज्यादा होगी। देन मैं बात करता हूं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, SbH3 अगर मैं बात करता हूं, नाइट्रोजन यहाँ पे मैं लिख देता हूं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। सो BiH3 का भी मैं ले सकता हूं यहाँ पे, BiH3। देन आएगा SbH3, नेक्स्ट आ जाएगा आर्सेनिक AsH3, नेक्स्ट आ जाएगा PH3। आप कहेंगे सर इसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, और है कि नहीं, इसके बाद इसका क्यों? अगर ना ये साइज का फैक्टर होती है ना, सबसे नीचे होता है तो साइज बड़ा हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वैन डर वाल फोर्स से भी कंट्रोल होती है, तो इसलिए साइज बड़ा होने की वजह से बिस्मथ आ गया, फिर धीरे धीरे साइज छोटा। और ये अनएक्सपेक्टेडली NH3 का ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि इसके H बॉन्ड होती है, वह इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होता है। तो इसीलिए मैं आपको अगर मैं बात करता हूं तो बॉइलिंग पॉइंट कार्ड अगर ऐसा है तो वोलाटिलिटी आप मान लीजिए क्या हो जाएगा, वोलाटिलिटी का ऑर्डर क्या होगा ना, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब PH3 का कम, देन SH3, नेक्स्ट SbH3, नेक्स्ट BiH3, नेक्स्ट NH3। सो वोलाटिलिटी सर इसका साइन आप चेंज कर दो, NH3 का सबसे कम हो जाएगा। सो वोलाटिलिटी क्या होगा ना, इसकी सबसे ज्यादा वोलाटाइल, बिकॉज यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। आइए हम बात करते हैं अगला जो है वो है विस्कोसिटी। नेक्स्ट जो सिक्स्थ इफेक्ट एप्लीकेशन की मैं बात करता हूं, दैट इज व्हाट ना, दैट इज विस्कोसिटी। यू नो दैट, आपको ये पता होगा बच्चों कि विस्कोसिटी होता क्या है ना, विस्कस फोर्स एक एग्जिस्ट करता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करता है। आप देखे होंगे कि कोई भी ऑयल ले लो और वाटर ले लो, है कि नहीं, तो उन दोनों में आप कंपेयर कर सकते हो कौन इजीली फ्लो करता है। तो विस्कोसिटी, सो विस्कोसिटी हम सिक्स्थ नंबर में बात करते हैं ना, H बॉन्ड अगर ज्यादा हो जाता है तो ज्यादा विस्कस हो जाती है कि नहीं। तो H बॉन्ड रिजल्ट इन association of molecules so they are more viscous,
सो जहां पे H बॉन्ड ज्यादा है वहां पे विस्कोसिटी बढ़ जाती है। अब जो लास्ट फैक्टर है बच्चों मैं बात करता हूं दैट इज फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब सॉलिड है या लिक्विड है। तो हम बात करते हैं H2O लिक्विड होती है, बट बाकी जो हाइड्राइड से हम बात करते हैं H2O लिक्विड होती है, बट H2S क्या होती है, ये गैस होता है। क्या होता है, H2O इज ए लिक्विड बट H2S इज ए गैस। ऐसा क्यों है, H2O में इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग एग्जिस्ट होती है। सिमिलरली इसी प्रकार से क्या होती है ना, H2O में क्या होती है, एक लिक्विड के साथ साथ H2O का आइस कंडीशन भी एग्जिस्ट करता है। कभी कभी वाटर आइस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्योंकि वहां पे 4H बॉन्डिंग होती है। सो अरेंजमेंट और H बॉन्डिंग क्या करता है ना, फिजिकल स्टेट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इसीलिए आप जानिए कि आइस में क्या होती है ना, 4 केज लाइक H बॉन्डिंग होने की वजह से इसकी वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली डेंसिटी इसकी कम हो जाती है और आइस फ्लोट्स ऑन वाटर है। ये सारे जो है इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग का एप्लीकेशन है। चलो बच्चों, हम अगले जो वीडियो में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग को देखना ना भूलना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलना है। थैंक यू ऑल, गो एट।